नमस्कार साथियों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। तो आप चाहे आरएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या एसआई परीक्षा की, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है और दोनों में पूछे जाने वाले टॉपिक्स भी सेम है, तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए आप रेगुलर हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और इन कक्षाओं के माध्यम से अपने जो सफलता है इस एग्जाम में उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी कक्षा की हमारे पहले करंट अफेयर्स के साथ में। तो कुछ भी पूछ सकता है आरपीएससी। जिस तरीके से बदलाव पिछले 6 महीनों के अंतर्गत हुआ है उसको देखते हुए हमको हर एक बिंदु को कवर अप करने की कोशिश करनी चाहिए। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि एग्जीबिशंस के लिए और विभिन्न प्रकार की जो सरकार की जो कार्यक्रम है उनको आयोजन करने के लिए एक बड़े स्थान के रूप में काम करता है झालाना जयपुर में। उसके संचालन को लेकर के सरकार ने नई व्यवस्था की है और अब इसको राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर समिति के माध्यम से प्रबंधन किया जाएगा। समितियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो संस्था अधिनियम 1958 के अंतर्गत होता है, ठीक है, और ये काम हमारे विभाग के द्वारा ही किया जाता है। तो इसमें सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी में 15 सदस्य होंगे और बोर्ड के अध्यक्ष कौन होंगे? हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव। इसमें कला एवं संस्कृति क्षेत्र से, पर्यटन, विधि, सीए, उद्योग और एक सदस्य प्रशासनिक क्षेत्र से नामित भी किया जाएगा और 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। इसके अलावा 2 सदस्य आरआईसी के सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएंगे और 1 सदस्य सेंटर के निदेशक होंगे। तो बस एक बेसिक ये पता होना चाहिए आपको कि जो है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को अब जो है एक समिति के अंतर्गत जो है संचालन इसका किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, पूरा राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन के लिए विख्यात है और राजस्थान पूरे देश में सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसी क्रम में राजस्थान के भरतपुर में स्थित जो हमारा सरसों अनुसंधान केंद्र है उसके द्वारा विकसित की गई 2 नई किस्मों को राष्ट्रीय किस्मों का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। आइए जानते हैं इन दोनों जो किस्में हैं उनको और किन क्षेत्रों में ये मददगार साबित होंगी सरसों के उत्पादन में। तो बात करते हैं। तो देखिए, तेल से युक्त जो फसलें हैं उनको बढ़ावा देने पर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि तेल जो है उसका एक बड़ा हिस्सा हमें आयात करना पड़ता है, चाहे वो हमारा खाद्य तेल हो या फिर ऊर्जा के रूप में पेट्रोल और डीजल या क्रूड ऑयल जो है। तो ये जो सरसों की दोनों किस्में हैं उन्हें भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कहां पर स्थित है? आपके सेवर में। तो सेवर का जो सरसों अनुसंधान केंद्र है इसके द्वारा इन दोनों किस्मों को विकसित किया गया है और इन दोनों को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा दिया गया है। इनका नाम है भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8। देश के लगभग 12 राज्यों में इनकी खेती की जाएगी। तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। एक किस्म जहां पर कम बारिश वाले क्षेत्र के लिए है, वहीं दूसरी जो है ठीक ठाक बारिश होने वाली या सिंचाई की सुविधाओं वाले क्षेत्र के लिए विकसित की गई है। तो भारत सरसों 7 ये तो बारिश पर निर्भर क्षेत्रों के लिए और भारत सरसों 8 ज्यादा तापमान वाली और नमी वाले क्षेत्रों के लिए विकसित की गई है। आइए इन दोनों के उन एरियाज को भी समझ लेते हैं कि कौन से एरिया में इनका उपयोग होगा। तो देखिए, भारत सरसों 8 मध्यम अवधि में तैयार होगी, ठीक है, और इसको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर मतलब जो उत्तर पश्चिमी जो भारत है उस क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं उनके लिए यहाँ पर इसको चुना गया है। तो ये किस्म 2200 से लेकर के 2600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उपज देने में सक्षम होगी और उच्च तेल प्रतिशत होने के कारण इसका व्यावसायिक रूप से उपयोग भी होगा। आपको पता होगा कि सरसों के तेल के लिए हम देखते हैं 42 मिल डिलीवरी नामक आपने नाम सुना होगा। तो सर्वोच्च जो रेट लगती है वो 42 मिल डिलीवरी की लगती है, अर्थात ऐसी सरसों जिसमें 42% तक तेल पाया जाता है उसको हम 42 मिल डिलीवरी या मिल डिलीवरी कंडीशन सरसों के रूप में जानते हैं और सबसे ज्यादा दाम इसी सरसों को प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से भारत सरसों 7 जो है ये एक और है जो कि जल्दी तैयार होगी। अब जल्दी उसी क्षेत्र में करना है जहां बारिश कम है, ठीक है। तो जहां पर सिंचाई और वर्षा आधारित क्षेत्र है उनके लिए उपयुक्त है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में इसे अपनाने की सिफारिश की गई है। ये किस्म कम लागत में अधिक उपज भी देगी और अच्छा तेल भी देगी। तो भारत सरसों 7 और भारत सरसों 8 ये 2 किस्में नई आपके सरसों की विकसित की गई है। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपके साइंस एंड टेक में भी जो कृषि और वानिकी और पशुपालन का आपका एक हिस्सा है बहुत बड़ा, एसआई वाले बच्चों के लिए भी है, जैसा मैंने आज डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे जाके। नेक्स्ट देखते हैं।
दोस्तों वैसे तो दक्षिण भारत जो है दक्षिण भारत और हमारा उत्तर भारत दोनों ही आम के उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन अब राजस्थान भी जो है आम के उत्पादन में झंडे गाड़ने वाला है। दरअसल हमारा जो काजरी है उसने आम की कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई है जो खारे पानी के क्षेत्रों में या हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर उगने के लिए आदर्श साबित होगी। मतलब वो दिन दूर नहीं जब अब राजस्थान के मरुस्थल में भी आम की खेती होते हुए आपको दिखाई देगी। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है उसके द्वारा खारच यानी खारे पानी की भूमि में उगने वाले आम की किस्म को विकसित किया है। आम दरअसल खारे पानी के प्रति सहिष्णु नहीं होता है और इन क्षेत्रों में कभी भी आपको आम के पेड़ नहीं मिलेंगे। तो मारवाड़ और राजस्थान की भूमि की जो लवणीय परिस्थितियां हैं उनके लिए हमने ये लवणीय सहनशील आम अर्थात मैंगीफेरा इंडिका एल किस्म जो है वो एक जीनोटाइप हमने तैयार किया। जीनोटाइप मतलब किसी भी फसल के संपूर्ण जीनोम का जो डेटाबेस होता है उसको या फिर जो पूरा का पूरा जो जीन सेट होता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। पाली में इस आम का पेड़ लवणीय परिस्थितियों में उगाने पर 3 साल में पूरे फल देने लगा और अब ये विकसित हो चुकी है। इसको हम एक तरह से लैंडरेस किस्म बोल सकते हैं, मतलब एक तरह की परंपरागत किस्म जो है उसी से इसको तैयार करने का काम किया गया है। तो ये है आपकी एक नई किस्म जिसको किसने डेवलप किया है? काजरी ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आपने सभी ने सोने के बारे में सुना होगा और कई बार ये लोगों को उदाहरण देते हुए कहा होगा कि वो तो 24 कैरेट खरा सोना है। तो वैसे तो 24 कैरेट सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनते हैं क्योंकि वो काफी तन्य और लचीला होता है, इसलिए उसमें की जाती है मिलावट और इसी मिलावट की वजह से जनरली आभूषणों के रूप में काम लिया जाता है 22 कैरेट और 20 कैरेट का सोना। लेकिन चूंकि सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 5 सालों के दौरान सोने के दाम लगभग 30,000 से बढ़कर के 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अब 22 कैरेट सोना जो कि 92% तक जो है प्योरिटी रखता है वो भी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए अब जो है 9 कैरेट का जो सोना होता है उस 9 कैरेट के सोने को भी हॉल मार्किंग के दायरे में लाया जा रहा है क्योंकि अब लोगों के बीच में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। दरअसल 9 कैरेट का जो सोना होता है ये 37.5% शुद्ध होता है। मतलब आप सीधा सीधा देख लो 9 डिवाइडेड बाई 24 करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ इतना ही आंकड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 37.5% ये शुद्ध होता है। और हमारे पास जो कैटेगरीज है हॉल मार्किंग में वो 24, 23, 22, 20, 18, 14 और 9 कैरेट, ये इसके अंतर्गत अलग अलग हमारे पास मार्किंग के हो गए। तो टोटल मिला के अब 8 अलग अलग हॉल मार्किंग के कैरेट हमारे पास में अवेलेबल हो गए हैं। इसके अलावा सोने की जो घड़ी और पेन है उनकी जो कलाकृति, उनको जो है कलाकृतियों की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है और अब इन पर हॉल मार्किंग भी अनिवार्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। ये कौन करता है? ये करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या भारतीय मानक ब्यूरो, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग मानकों की स्थापना करने का काम करता है। जैसे आपने ISO से जो नाम सुनेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत बहुत से इस तरह के मानक इसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय सेना या भारतीय नौसेना जो है उसके बेड़े में एक और नए जो है पोत का आगमन हुआ है और उसका नाम है INS निस्तार। ये INS निस्तार जो है गोताखोरों को मदद करने का काम करेगा, अर्थात समुद्र की गहराई में खोज करने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के बचाव और राहत संबंधी कार्यों में ये मदद करेगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। स्वदेशी रूप से हमने ये विकसित किया है और ये एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है, मतलब जो गोताखोर होते हैं उनकी सहायता के लिए बनाया गया जिसका नाम है INS निस्तार। 80% से भी ज्यादा इसकी जो सामग्री है वो स्वदेशी है। तो भारत धीरे धीरे इंडिजिनियस जो हमारे सपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, वेसल्स हैं या फिर पोत हैं, उन सभी की ओर आगे बढ़ रहा है। विशाखापट्टनम स्थित नेवल डॉकयार्ड में जो है इसको शामिल किया गया है। ये बहुत से उपकरण अपने साथ में रखता है जिनमें चाहे वो रिमोट संचालित वाहन हो, स्वचालित हाइपरबेरिक लाइफ बोट हो, ठीक है, डाइविंग कंप्रेशन चैम्बर हो, इन सभी की सुविधाएं इसमें रखी गई है और 300 मीटर की गहराई तक ये बचाव के कार्यों में मदद कर सकता है। ठीक है, तो एक तरह से एक सहायक के रूप में हमारे पास अपना स्वदेशी युद्धपोत है जो अनुसंधान और डाइविंग संबंधी कार्यों को बढ़ावा देने में अब हमारे लिए मददगार साबित हो पाएगा।
आगे बढ़ने से पहले आप आरएस जंक्शन पे बहुत से कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। विशेष करके राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का मेरा एक कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं मात्र 999 रुपए में 12 महीनों के लिए और 799 रुपए में 6 महीने के लिए। इसमें रिकॉर्डिंग्स, नोट्स पीडीएफ में और पीवाईक्यू क्विज टेस्ट आपको प्राप्त होते हैं जिनका आप एक साथ बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी पर उचित प्रतिबंध डराने वाला नहीं, ये टिप्पणी की गई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में होने वाली एक सुनवाई के दौरान। दरअसल जो आपका एक्स प्लेटफॉर्म है एलन मस्क का, ठीक है, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, वो एक्स प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक वेरीफाइड अकाउंट था और उस वेरीफाइड अकाउंट के पोस्ट को हटाने के लेकर की गई एक याचिका में ये मुद्दा सामने आया। दरअसल हमारा जो कर्नाटक हाईकोर्ट है उसमें अपनी बात कहते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि जो अभिव्यक्ति की आजादी हमको मिली हुई है अनुच्छेद 19A के तहत, उस अभिव्यक्ति की आजादी पर जो युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा हुआ है वो किसी भी रूप में डराने वाला नहीं है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब है देश की एकता, अखंडता, सदाचार और बाकी कई मामलों को देखते हुए जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार चाहे तो इसको सीमित कर सकती है, इस अभिव्यक्ति की आजादी को। मतलब आप किसी के लिए भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप भ्रम पैदा नहीं कर सकते हैं। आपकी अभिव्यक्ति जो है देश में सकारात्मक माहौल बनाने वाली और प्रगतिशील होनी चाहिए, ना कि किसी भी रूप में डिफेमिंग के या फिर किसी अन्य रूप में बुराई या वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली। तो ये प्रतिबंध एक लचीली अवधारणा बताया गया है और आज तकनीक के युग में इसका सही तरीके से प्रयोग भी जरूरी है। जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की कोर्ट में सोशल मीडिया साइट एक्स की ओर से एक याचिका दायर की थी जिस पर एसजी तुषार मेहता ने यह दलील पेश की। एसजी कौन होते हैं? एसजी होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल दरअसल हमारे जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। कौन? अटॉर्नी जनरल, है ना। उस अटॉर्नी जनरल को मदद करने के लिए होते हैं, ठीक है। हालांकि ये एक वैधानिक पद है। क्या है? एक प्रकार का वैधानिक पद है। विधि अधिनियम 1968 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं वो अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, ठीक है। क्लियर है? तो एक्स ने चुनौती दी है कि आईटी कानून की जो धारा 79(3)B है उसके तहत उन्हें कोई भी पोस्ट हटाने के लिए नहीं कहा जा सकता। आईटी कानून या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आप सभी के सिलेबस का हिस्सा है। आपका जो लॉ वाला सेक्शन है आरएस मेंस के पेपर 3 में, वहां पर आपके आईटी अधिनियम दिया गया है, इसलिए मैंने ये खबर यहां पर सम्मिलित की है। तो प्रीलिम्स के करंट तो आपको सब पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के करंट भी साथ में पढ़े, यही खासियत है आरएस जंक्शन के करंट अफेयर्स की। सुनवाई के दौरान एसजी ने धारा 79(3)B और 69A के बीच में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि धारा 69A में जो प्रावधान है वो दंडात्मक है, मतलब आपको उसमें दंड दिया जा सकता है, लेकिन धारा 79(3)B तत्काल उपचार या तुरंत रेमेडी देने वाली धारा है। जैसे एआई के माध्यम से किसी जज को देश के खिलाफ बोलते हुए अगर वीडियो बनाकर कोई अपलोड कर दे तो वह धारा 69A के दायरे में नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि उसको तुरंत जो है गैर कानूनी होने की वजह से 79(3)B में हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? तो एसजी ने यह चीज कही और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है जो कि वेरीफाइड दिखाया गया है। अब चूंकि इसके पीछे से बोलने वाला व्यक्ति तो दिखेगा नहीं, लेकिन लोग यही मानेंगे कि ये कर्नाटक जो है हमारा हाई कोर्ट जो है उसी से संबंधित एक प्रकार का अकाउंट है और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया जाएगा। इसलिए ऐसे अकाउंट को हटाना जरूरी है। दोस्तों, लगातार हमारे जो उत्खनन वैज्ञानिक हैं, जो उत्खनन करता है, वो खोज करते रहते हैं और हाल ही में तमिलनाडु जो है वहां पर आपके नवपाषाण और लोह युग से संबंधित महत्वपूर्ण पुरातत्व अवशेषों को खोजा गया है जो उस समय वहां पर लोहे के प्रयोग को रेखांकित करते हैं। तो तिरपुर जिले में ये खोजा गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो जो आप देख रहे हैं ये असल में एक प्रकार का पत्थर है जो कि लोहे को धार देने में या फिर कह सकते हैं कि लोहे के औजारों को धार देने के काम में आता था। तो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के वेल्ला कोइल नामक तालुक में ये नवपाषाण काल के साथ साथ लोह युग के अवशेष यहाँ पर मिले हैं।
दोस्तों नवपाषाण काल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शुरू हुआ है और ये व्यक्ति द्वारा स्थानीय बसावट के साथ में खेती और पशुपालन संबंधी गतिविधियों की शुरुआत को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हमारे बलूचिस्तान क्षेत्र में जो मेहर घाटी है वहां पर ये काम 6000 ईसा पूर्व होना शुरू हो गया था। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो वहां पर जो है ये काम लगभग 5000 ईसा पूर्व के करीब चावल की खेती के साथ शुरू हुआ। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर यह काम हुआ। बिहार में अगर हम जाकर देखें तो ये लगभग 2000 ईसा पूर्व में चिरांद वाले क्षेत्र में शुरू हुआ। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम देखें तो वहां पर लोह युग में पहले ही आता हुआ दिखाई देता है महापाषाण काल के रूप में, जहां पर बड़े बड़े पत्थरों के साथ में लोगों को दफनाया जाता था और उनके साथ बड़ी मात्रा में लोहे के औजार भी मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो स्थान हमको मिला है, यहाँ से न केवल हमको नवपाषाण काल के मतलब खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले, बल्कि उसके साथ साथ लोह युग के विशेष मतलब लोहे के प्रयोग के भी बहुत से सबूत प्राप्त हुए हैं। याकई हेरिटेज ट्रस्ट जो है उसके द्वारा ये खोज की गई, जिसमें 9 विशिष्ट पीसने वाले खांचे, सूक्ष्म पाषाण पत्थर या माइक्रोलिथ जो है, माइक्रोलिथ मतलब बेसिकली आपका जो मध्य पाषाण काल है जिसमें पशुपालन की शुरुआत हमको देखने को मिलती है, जब औजार ज्यादा परिष्कृत और छोटे हो जाते हैं, उस काल से संबंधित है। और लौह अयस्क के लावा मतलब एक तरह से स्लज, मतलब आप जब निष्कर्षण करते हैं अयस्क का तो उसके बाद जो बच जाता है उसको हम कहते हैं, तो वो भी यहाँ से हमको देखने को मिला है। तो ये माना जा रहा है कि ये पशुपालकों द्वारा इस्तेमाल इसमें किए गए होंगे। इसके अलावा क्वार्ट से बने सूक्ष्म पाषाण ब्लेड के औजार और लोहे के ढेरों के टुकड़े भी यहाँ से प्राप्त हमको हुए हैं। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण खबर। तिरुपुर तमिलनाडु में स्थित है ये स्थान, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपको हिस्ट्री में भी इस तरह से करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। चलिए अंत में बात करते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट खबर की। अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है उसको क्या कर दिया है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। तो इसी संगठन के द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में ये काम करता है और भारत इसको 2023 अर्थात 5 जनवरी 2023 को ही आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। तो टीआरएफ एक आतंकी संगठन है जिसको कश्मीर में 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया गया उसके बाद में अस्तित्व में आया था। ये ऐसे लोगों की भर्ती करता है जो आम नागरिकों जैसे दिखते हैं लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसे विदेशी आतंकवादी संगठन और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की लिस्ट में डाल दिया गया। तो अब इसमें क्या होगा, इसकी फंडिंग को रोकने के पूरे प्रयास अमेरिका करेगा और इसके साथ साथ अगर कोई और संस्थान इनके साथ में जुड़ा हुआ पाया जाता है तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई किए जाने का अधिकार यहाँ पर दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने बात की है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और जल्दी ही हम हमारे पिछले महीने के जो क्वेश्चंस इन पर आधारित हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।